हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारी जो टो सीरीज़ थी वो फिनिश हो चुकी, उसमें 11 प्रैक्टिस सेट थे। आज से हम क्या करते हैं, यूथ कंपटीशन का क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का पहला प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था। तो ऑप्शन ए है हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शेर शाह। बताइए कौन। तो इसमें कौन था, शेर शाह था। ठीक है, शेर शाह ने रुपया नामक क्या किया था, सिक्का चलाया था, जो कितने ग्रेन का था, तो है 180 ग्रेन का था। कितने का था, 180 ग्रेन। और इसमें 173 ग्रेन जो है चांदी, ये क्या है, ग्रेन है। ठीक, और इसमें 173 क्या थी, चांदी। 173 ग्रेन चांदी हमारी क्या थी, शुद्ध थी। याद रखेंगे आप लोग जो है। और शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच दो युद्ध भी लड़े गए थे, एक चौसा का, एक बिलग्राम का। ठीक है, एक चौसा का, इसने सूर वंश की स्थापना किया था। क्या, सूर वंश का था। शेर शाह सूरी किस वंश का था, सूर वंश का था। ठीक, और हुमायूं, जहांगीर और अकबर जो है किस वंश के थे, ये तीनों जो हमारे किस वंश के थे, तो गुलाम वंश के थे। किस वंश के, गुलाम वंश के। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। ठीक है, दरबारी इतिहासकार, तो बताइए कौन था। तो दरबारी इतिहासकार, विद्वान नहीं पूछा है, विद्वान तो फिरदौसी भी था। और कौन था, हसन निजामी और एक उतवी, इसके क्या थे, विद्वान थे। लेकिन जो इतिहासकार था वो कौन था, तो उतवी था। कौन था इतिहासकार, उतवी। ये किसके दरबार का था, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के समय का क्या था, दरबारी इतिहासकार था। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि प्राचीन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित है। एक प्राचीन पत्तन पुहार है जो किसके तट पर स्थित है। तो यह किसके तट पे है, तो कावेरी नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे है, तो कावेरी नदी के तट पे हमारा कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, पुहार। पुहार पत्तन की बात कहा है या प्राचीनतम है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कहाँ पे, कावेरी में। कावेरी नदी कहाँ से उद्गम है, तो ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, कर्नाटक में। कर्नाटक से इसका क्या है, उद्गम स्थल है। ठीक है, और अपना जल कहाँ गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में अपना क्या करती है, जल गिराती है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी जो थे उनको किस नदी के तट पर ज्ञान का उदय प्राप्त हुआ था, मतलब ज्ञानोदय हुआ था। तो स्वर्ण सिक्रिता नदी या पालिसिनी या गंगा या ऋजुपालिका। तो किस नदी पे हुआ था, तो ऋजुपालिका नदी पे क्या हुआ था इनको, ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी जी को क्या हुआ था, ज्ञान का प्राप्त हुआ था। ठीक है, इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो कुंडल कुंडल ग्राम, वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, वैशाली वैशाली के कुंडल नामक ग्राम में हुआ था। कब हुआ था, 540 में। ठीक, 540 में। इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी गणराज की क्या थी, राजकुमारी थी जो। और चेटक चेटक की, और जो एक चेटक शासक था, चेटक की बहन थी। ठीक है, चेटक एक शासक था जिसकी क्या थी, इनकी माता जी क्या थी, बहन थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। यशोदा इनकी पत्नी। 30 वर्ष की आयु में, ये भी पूछता है कितने वर्ष की आयु में इन्होंने गृह को त्यागा। तो 30 वर्ष की आयु में ये क्या करते हैं, घर को त्याग देते हैं। ठीक है, 12 वर्ष तक कठोर परिश्रम करते हैं। कितने वर्ष तक, 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक कठोर परिश्रम करने के बाद 42 वर्ष की आयु में इनको क्या हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, 42 वर्ष की आयु में। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का कि राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला, मृतकों का टीला तो पता ही है कहाँ से है जो है, मृतकों का टीला कहाँ से बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थान को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। लेकिन इसमें बताइए राख का टीला किसे कहते हैं, ब्रह्मगिरी को, बुधिहाल को, संगन कल्लू को या कुलडीहवा को। बताइए जल्दी किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5।
तो कर्नाटक में एक मैसूर नामक जगह के पास एक बेल्लारी जनपद में संगन कल्लू नामक स्थान को क्या कहा जाता है? नवपाषाण काल स्थल के राख का टीला कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्वावधान प्रारंभ हुए? बताइए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत, या भारत सरकार अधिनियम 1909, या भारत सरकार अधिनियम 1919 में? बताइए, फटाफट बताइए आप लोग, कौन से में स्टार्ट हुआ था? बताइए जल्दी। तो हमारा कौन सा था? तत्वावधान प्रावधान जो है 1892 परिषद अधिनियम के तहत स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र क्या उद्देश्य था? गांधी के एक नमक सत्याग्रह का एकमात्र क्या उद्देश्य था? बताइए। नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती करना, या आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, या भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग? तो जो नमक कानून को निरस्त करना था, क्या नमक कानून को क्या करना था? निरस्त करना था। इन्होंने जब ये नमक कानून सत्याग्रह स्टार्ट किए तो 78 अनुयायी थे इनके। कितने थे? 78 अनुयायी। ठीक है, याद रखिए कितने? 78 अनुयायियों के साथ क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। कब? 12 मार्च से स्टार्ट करते हैं। 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल 1930 तक जो है कहाँ पहुँचते हैं? दांडी। किस स्थान पर पहुँचते हैं? तो दांडी नामक स्थान पे कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा थी? 440 किलोमीटर की। ठीक है, और दांडी पहुँच करके इन्होंने क्या किया? कानून का उल्लंघन किया। यहाँ पे गांधी जी ने सविनय, यहीं से अब क्या करते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मैंने पूरा डिटेल से बताने की कोशिश किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8। तो 1905 में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में लंदन में। कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी? लंदन में। किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। श्याम जी कृष्ण वर्मा, याद रखेंगे आप लोग, किसके द्वारा? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इसकी क्या? होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। होम रूल लीग आंदोलन भी स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा जो है? तो एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल लीग क्या किया गया था? मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। चलिए इसका डी पार्ट इज द 8वां का डी पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए आप। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाया था? बताइए। किस कांग्रेस अधिवेशन में? कौन सा अधिवेशन था? 1905 में कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? 1905 में जो है 19 जुलाई 1905 को हमारा क्या होता है? बंगाल विभाजन। 19 जुलाई 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन की क्या होती है? घोषणा हो जाती है। ठीक है, और 7 अगस्त को क्या करता है? यहाँ पे 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है। 7 अगस्त 1905 को क्या होती है? स्वदेशी आंदोलन की क्या कर दी जाती है? घोषणा की जाती है। कौन सा अधिवेशन था? 1905 में हुए अधिवेशन के कौन थे? जो बनारस में कौन सा अधिवेशन हुआ था? 1905 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कौन सा था? तो बनारस में हुआ था, और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। याद रखिएगा कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बताइए। निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य में को अपने कब्जे में ले लिया? बताइए। रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से क्या कर दिया? वंचित कर दिया। तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसका जो कार्यकाल था कब? 1848 से क्या था? 1848 से 56 इसका क्या था? कार्यकाल था। ठीक है, इसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू किया था। ठीक है, राज्य हड़प नीति जिसको बोलते हैं। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे जियोग्राफी के स्टार्ट हो गए। ठीक है, जियोग्राफी के, और एक और सूचना है, हमारी जियोग्राफी की मैराथन क्लास आने वाली है। ठीक है, जियोग्राफी
ग्राफिकी मैराथन, उसमें टॉप 100 क्वेश्चन होंगे। अंकित विथ रोजगार की एक पीली बुक आई है, उसी से सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, आप लोग उससे रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। और वो कल कल शाम को, कल सुबह 8, कल सुबह नहीं, परसों जो है आप लोगों को 2 तारीख को मिल जाएगी, ठीक है, सुबह 8 बजे। चलिए चलते हैं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन के एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 11। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांग टीसी नदी है, जो कहाँ पे बहती है, तो चीन में, ठीक है। यांग टीसी नदी है जो कहाँ पे फ्लो होती है, तो चीन में। कितने, 8,900 कितना, 8,915 किलोमीटर इसकी क्या है, सॉरी किलोमीटर नहीं, मील है ये, ठीक है, ये मील है, ये मील में है, ठीक। और इसकी किलोमीटर में जो है वो 6300 किलोमीटर है, 6300 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। ब्रह्मपुत्रा नदी पता ही है आपको, जो है कहाँ से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से क्या करती है, भारत में नामचा बरवा नामक पहाड़ी से क्या करती है, इंटर करती है, जो है इंडिया में। इसे ब्रह्मपुत्र, भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। फिर थोड़ा सा असम में जो है, इसी पे सब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है, जिसे बोलते हैं माजुली, माजुली द्वीप, इसी पे स्थित है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है, माजुली द्वीप, जो किस नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक। और एक हमारी सिंधु घाटी नदी, सिंधु घाटी नदी हमारी कहाँ, कैलाश पर्वत से निकलती है, कैलाश पर्वत से होते हुए हमारे लद्दाख में प्रवेश करती है, ठीक है। लद्दाख से फिर कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान से अरब की खाड़ी में क्या करती है, अरब सागर में अपना क्या करती है, जल को गिरा देती है। चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। बृहत ज्वार आता है कब, तो बृहत ज्वार जब सागरी जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है, हमारा ज्वार कहलाता है। ऊपर उठना क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो जाते हैं, या फिर वी, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, कब आता है बताइए आप लोग। जब रात बहुत ठंडी हो, जब तेज़ हवाएं चल रही, इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है, सी और डी का कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो आप लोग जल्दी बताइए। तो जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब बृहत ज्वार आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हैं, बताइए। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से, तो हमारे कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो भूमध्य सागर से। किस से जो है, तो भूमध्य सागर से, ठीक है। चक्रवात उत्पन्न होकर के जो इराक, ईरान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होकर के भारत में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारत की जो है अवस्थिति के बारे में बताइए। लोकेटेड, इसका उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी सभी दिशाएं क्या करना, बताना है। मैं बता दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसका जो नॉर्थ, एक क्या है, साउथ। तो साउथ हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है बताइए। साउथ हमारा जो है 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक जाता है, तो 37 डिग्री 6 मिनट, याद रखेंगे। अब पूर्वी विस्तार हमारा कहाँ तक है, पूर्वी, ये हमारा कौन सा है, पश्चिमी, ठीक है। तो पूर्वी हमारा कहाँ से कहाँ है बताइए। पूर्वी, पश्चिमी हमारा 68 डिग्री से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से कहाँ तक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक, याद रहेगा ना, 25 मिनट तक है, याद रखिएगा। इसके उत्तरी पॉइंट को क्या कहा जाता है, इंदिरा कॉल कहा जाता है। उत्तरी पॉइंट को इंदिरा कॉल और दक्षिणी पॉइंट को इंदिरा क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर। अक्षांशी विस्तार जो 8 अंश 4 मिनट दक्षिणी से 37 अंश 6 मिनट दक्षिणी तक है, ठीक, उत्तरी तक है, सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ पे उत्तरी वाला है, उत्तरी तक है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। यहाँ भी एक दक्षिणी लिखा है, ये भी नहीं होगा, तो इस हिसाब से हमारा कौन हो जाएगा, जहाँ उत्तर उत्तर दोनों रहेगा उस हिसाब से हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। क्योंकि हमारा जो, क्यों उत्तर उत्तर है, ये हमारा मान लीजिए ग्लोब है, ठीक। तो हमारा भारत जो है इस पोर्शन में पड़ता है, ठीक है, इस वाले रीजन में। तो ये कौन सा पड़ेगा, तो उत्तरी भाग में ही पड़ेगा, दक्षिणी में उसका कोई पार्ट नहीं पड़ता है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है, सकल आबादी का कितने प्रतिशत है, तो 14 वर्ष से कम कितने हैं, 31% है, ठीक। याद रखिएगा, ये सिर्फ फैक्ट है, इसको याद रखना है। आ गया हमारा किस चीज़ का क्वेश्चन,
अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए इकोनॉमिक्स से। साख पत्र L/C दिया जाता है, बताइए L/C दिया जाता है। साख पत्र को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं। यह हमेशा आयातकर्ता को दिया जाता है, ठीक है, किसको, आयातकर्ता को, ठीक है। तो हमारा ए बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम अवस्थित है, तो कहाँ पे है, तो हमारा कानपुर में स्थित है, ठीक। लखनऊ में क्या है बताइए, लखनऊ में इकाना स्टेडियम हमारी है, क्या है, इकाना स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय इकाना स्टेडियम है, ठीक है। नोएडा में जो है एक हमारी क्या बन रही है, नई बॉलीवुड सिटी बन रही है, ठीक है, नोएडा में। आगरा हमारा पेठा के लिए जाना जाता है, ठीक है, पेठा नगरी किसे कहते हैं, आगरा को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, जी नहीं। किसके द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट के द्वारा, जी नहीं। तो किस, जनता सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार थी। 1978 से 80 के बीच जो हमारी क्या चली थी, रोलिंग प्लान चली थी, ठीक। चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की आपूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है, बताइए मुद्रा में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है, M1, M3, M2 या M4, बताइए जल्दी, किसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 तो किसको माना जाता है, तो M3 क्या होता है, हमारा मुद्रा की आपूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है, ठीक है। M3 बराबर हमारा क्या हो जाता है, फार्मूला होता है M3 बराबर M1 प्लस बैंकों की समयावधि में जमाएँ, जो भी जमा कर रहे हैं वो, ठीक। थोड़ा लेवल के क्वेश्चन हैं तो इनको आप लोग देख लीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, आर्थिक सर्वेक्षण जो है संबंधित है तो किस मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय से, ठीक। वित्त मंत्रालय हमारा किस आर्टिकल में, आर्टिकल 280 में हमारा क्या है, वित्त मंत्रालय है, याद रहेगा ना। चलिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में हमारी योजना आयोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, जिसको 1935 में एक्ट कौन था, 34वां था, ठीक है, 1935 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है, ठीक। चलिए, वित्त आयोग है, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में, वित्त आयोग कौन सा है, 15वां वित्त आयोग है। NK सिंह इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं, NK सिंह जी, याद रखेंगे ना। चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, पॉलिटी के क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो गए। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित में से घटनाओं पर क्या करना है, विचार करना है, ठीक, उनके कालक्रम अनुसार क्या करना है, लिखना है, ठीक। चलिए तो बताइए, 21 में ML सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति या GKV राव समिति, GKV राव समिति, बताइए फटाफट कौन सा। ये वाली तो हमारी अशोक मेहता 1977 की है, ठीक है, कब की है, 1977 की है, ठीक। और बताइए, और 1985 की GKV राव है, GKV राव जो है 1985 की है, ठीक है। और अगला ML सिंघवी जो है समिति कब की है, बताइए, 1987 की है, कब की है, 1987 की। PK थुंगन समिति कब की है, 1988 की, क्या हमारी PK थुंगन समिति है। अब लगा दीजिए कौन सा, तो पहला थर्ड किस में दिया है, एक से ही हो जाएगा, C पार्ट इज द राइट आंसर, सब पंचायती स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, किस में, बताइए, तो 368 के तहत। जो संविधान संशोधन है आर्टिकल किसके तहत है, 368 के साथ हम क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कर सकते हैं, ठीक है। इसके दोनों सदनों में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत की संसद व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है, बताइए जल्दी, शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। तो यह प्रक्रिया किसकी देन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की, जापान की, दक्षिण अफ्रीका की, तो इनमें से किसी की भी नहीं, यह किसकी देन है, यह भारत की देन है। शून्यकाल कहाँ की देन है, तो यह हमारे भारत की देन है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं, ये किसके 12 से 1 बजे का जो टाइम पीरियड होता है, 12 से 1 बजे का, उसी को क्या कहा जाता है, शून्यकाल कहा जाता है, ठीक है।
दोपहर के समय को क्या कहते हैं, शून्यकाल। चलिए 1962 से यह प्रक्रिया क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। 24 भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है, बताइए। राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बिल्कुल गलत है ये जो है, ठीक। राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता होती है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। संपूर्ण भारत की क्या होती है, एकल नागरिकता होती है, ठीक। भाग 2 में हमारी क्या दिया गया है, भाग 2 में क्या हमारी नागरिकता के बारे में दिया गया है, कौन से आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल 5 से लेके 12 के बीच हमारा क्या है, 5 से 11 के बीच में, 5 से 11 के बीच में हमारी क्या है, नागरिकता के बारे में बताया गया है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है जो है किस चीज़ का, पॉलिटी का है, लास्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रांतीय समिति जो प्रांत में थी उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे क्या थे, प्रांतीय समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, नियम समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक। और भारत के क्या थे, राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे, ते हमारे राज्यों के लिए जो समझौता समिति थी उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। या संघ शक्ति समिति के भी कह सकते हैं, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे कौन थे, तो वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। प्रांतीय सभा समिति के अध्यक्ष संघ एवं संघ संविधान के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मूल अधिकार उप समिति के जेपी कृपलानी जी थे, अल्पसंख्यक उप समिति के एचसी मुखर्जी थे, ठीक है। ऐसे आप लोग याद रख लेंगे, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हमारे साइंस के स्टार्ट हो गए क्वेश्चन यहाँ से। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडल दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक या वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक हमारे शरीर का क्या होता है, दाब होता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होता है बताइए, सिस्टोलिक, एक सिस्टोलिक में जो होता है, सिस्टोलिक, ठीक, तो उसमें क्या होता है 110 से 130 के बीच में होता है, ठीक है। और डायस्टोलिक जो होता है उसमें 70 से 80 तक होता है। रुधिर दाब को मापने के लिए स्फिग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। जीव विज्ञान नाम दिया गया है, बताइए। जीव विज्ञान नाम दिया गया है किसके द्वारा, जीव विज्ञान नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो यह नाम जो है जीव विज्ञान नाम लैमार्क के द्वारा दिया गया है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है कौन सा है, बताइए। प्रचुरता से जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त कर लिया जा सकता है वो कौन सा है, बताइए जल्दी। तो हमारा कौन सा, सेल्यूलोज को जो है प्रचुर मात्रा में पाया जा सकता है, या सिर्फ पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज हमारे क्या पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। चलिए फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, तो फोटोवोल्टिक सेल जो हमारी क्या है, सौर ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है। फोटोवोल्टिक सेल क्या है, हमारी सौर ऊर्जा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष एक खगोलीय दूरी की क्या है, इकाई है, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या है, खगोलीय दूरी की इकाई है। दूरी को मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, पारसेक होती है, क्या होती है, पारसेक होती है, याद रखिए क्या होती है, पारसेक होती है। और इसकी जो चाल होती है कितनी होती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, हमारे किस चीज़ के हो गए, मैथ के स्टार्ट हो गए। इसको मैं ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। ये कह रहा 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल क्या है, 8 है। अब देखिए ये तो पूरा 3 दूना 6 अंकों का गुणनफल 8 है, तो पहला हो सकता है या दूसरा हो सकता है या डी हो सकता है, ठीक है। तो एक सी तो हमारा वैसे ख़त्म हो गया, एक ऑप्शन बचा क्या, जो दो अंकों की संख्या में 18 जोड़ने पर आप 42 में 18 जोड़िए, देखिए कितना हो रहा है, 10 50 हो रहा है। तो 42 का उल्टा होना चाहिए, इसको 24 बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन रहा है। इसमें 18 जोड़ेंगे तो 18 36 होगा, कभी नहीं इसका। और आप अगर 24 में 18 जोड़िए, देखिए ये 12 और ये कितना हो गया 42,
अब इसके अंकों को पलट देंगे तो कितना आ जाएगा 24, 24 को पलट देंगे तो कितना 42, ठीक है। और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8। सारी चीज़ें हमारी क्या हो रही सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इस वजह से हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर। अब आप वैसे मेथड से लगाएंगे तो काफ़ी लंबा सवाल जाएगा, ठीक है, इसे ट्रिक से लगाना सीखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक, ये कह रहा है कि एक कस्बे में 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए उस गांव में कितने थे, 100 लोग थे, जो है 5 लोगों की महामारी में मृत्यु हो गई, ठीक। तो बचे कितने, 95%, ठीक है। ये कह रहा है कि और बची जनसंख्या में से जो है 8% घबरा करके कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल संख्या अभी मतलब वर्तमान में इस 95 में से 98 छोड़ के चले गए तो बचे कितने, 92% क्या हैं, इसके बराबर हैं। तो सीधा इसी के बराबर कर दीजिए, कितने को, 95 गुणे 92 बटे में 100, और हमसे पूछा है कि वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, तो किसके बराबर कर दीजिए, 8 8 2 7 4 के बराबर कर दीजिए, ठीक है। अब इसको कैंसिल करिए, जब आप पूरा इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, सब काटेंगे पीटेंगे तो पूरा आंसर आपका 100% हमको निकालना, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा बताइए जल्दी, क्योंकि हमें ए वाली जनसंख्या जो हम माने हैं उसको निकालना है, ठीक है। आप कैंसिल करके फटाफट बताइए कितना आएगा, तो हमारा आ जाएगा 101,000,000, ठीक है। इतना हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, 1201 का वर्गमूल कितना होगा। अब आप इसका वर्गमूल निकालिए कितना होगा, हम बता दे रहे हैं क्या होगा इसका, सी पार्ट इज द राइट आंसर। नहीं आ रहा तो आप गुणा कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन है आपके पास, गुणा कर लीजिए। नहीं कुछ आ रहा तो ये तो गुणा करना भी बहुत आसान है, 0 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 101, सबसे आसान है, इसको 0 2 0 1 आ गया आंसर। किसका है, 101 का है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और किसी में 0 आएगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। मैथ के बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, बस आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, कैलकुलेटिव रहेंगे, 100% है, सभी को जोड़ दीजिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप आंसर कर लेंगे, ठीक है, आंसर बता दूंगा। 4 और ये कितना आ जाएगा, 5/8 प्लस 7/12, ठीक, प्लस 15/16, पूरे का होल क्या करेंगे, 4 से डिवाइड, 4 संख्या 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। और जब इसको लेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम लेंगे इसका तो 48 आएगा, ठीक है। नीचे पूरा कितना आएगा, 4 आएगा। एलसीएम लेने के बाद देखिए कितना आ रहा है, तो जब इससे काटेंगे जो है 48 से किसको, 4 को, तो कितना आएगा, फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आएगा, 30 आएगा, फिर 28 आएगा, 28 प्लस कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। सबको ऐड करके डिवाइड कर लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर 100 कितना आएगा, 139 बटे में 192 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8 पॉइंट, अब इसको आप नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो इसको 113 की पावर क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू 10 की पावर क्या है, 6 है, ठीक है। अब ये माइनस में से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 113 इंटू 10 की पावर 4, 4 जीरो चिपका दीजिए, 131 के पीछे 4 जीरो चिपका दीजिए, किसमें है, तो ये हमारा बी पार्ट में है, ठीक है। चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अब हमारे हिंदी के स्टार्ट हो गए, ठीक है। गोदान किसकी रचना है, तो गोदान, गबन, ये सब किसकी रचना है, गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, मंगलसूत्र जो अपूर्ण था, ये सब किसकी, मुंशी प्रेमचंद्र जी की हैं, किसकी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी की हैं। जैनेन्द्र जी की क्या है, परख हैं, सुनीता है, त्याग है, कल्याणी है, सुगदा है, विवर्त है, ये सब किसकी हैं, हमारे ज्ञानेंद्र जी की हैं, ठीक है, सॉरी जैनेन्द्र जी की हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा कि क्या कह रहा है कि वस्तु बहुत दिनों बाद दिखना, मतलब बहुत दिन के बाद दिखना, तो क्या हो जाता है, ईद का चांद होना, कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, अब तप होना, बताइए। बहुत दिनों के बाद दिखना मतलब ईद का चांद होना, ठीक है, ईद का कोसों दूर होना का मतलब बहुत अलग होना, ठीक है। गुदड़ी का लाल होने का मतलब क्या होता है, गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना, ठीक। अब तब होना कि मतलब मरने के करीब होना, ठीक है, मृत्यु के क्या होना, करीब होना। चलिए 38 बताइए हिंदी का,
दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। ईमानदारी मनुष्य का क्या है? श्रेष्ठ लक्षण है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ क्या है? गुण है। तो ईमानदारी मनुष्य का क्या है? श्रेष्ठ गुण है। ठीक है, ईमानदारी एक क्या हमारी गुण है। ठीक, ना कि लक्षण है, ना कि आचरण, ना ही व्यवहार है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अनिल और अनल का सही शुद्ध युग्म क्या है? जो युग्म है उनके अर्थ बताइए। अनिल का मतलब क्या होता है? अनिल का मतलब क्या होता है? पानी। क्या होता है? अनिल का मतलब पानी होता है, हवा होता है। अनल का मतलब होता है आग। आग क्या होता है? अग्नि। और अनिल का मतलब होता है वायु। ठीक, तो हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। पक्षी दाना चुग रहा है। पक्षी क्या कर रहा है? दाना चुग रहा है। में रेखांकित शब्द में पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए। पंकज, पंकज किसका होता है? यहीं पकड़ लिए, पंकज हमारा किसका होता है? कमल का होता है। बाकी सब अंडज, नभचर, खग ये सब हमारे किसके हैं? तो पक्षी के पर्यायवाची हैं। ठीक, पखेरु भी पक्षी का है जो है, परिंदा भी है, विहंग भी है। ठीक, ये सब हमारे किसके हैं? खग है। ये सब हमारे किसके हैं? पक्षी के पर्यायवाची हैं। ठीक, हिंदी के हमारे 5 क्वेश्चन फिनिश होते हैं। अब हमारे किसके हो गए? रीजनिंग के हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपको क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप इसको लगा के दिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 47 के बारे में बताइए। कह रहा 6 7 8 4 8 5 8 8 4 8 3 2 5 8 6 7 8 3 में कह रहा है कि यदि उपर्युक्त अनुक्रम में फर्स्ट पद को सेकंड पद से, मतलब यहाँ क्या कर दें? पहले 7 कर दें, फिर क्या कर दें? 6 कर दें। ठीक, चेंज कर दिया मैंने, यही चेंज करने के लिए कह रहा है। फिर कह रहा है थर्ड को फोर्थ से, मतलब 8 पहले कर दें, फिर उसके बाद 4 कर दें। ठीक, बदल दिया जाता है। तो कर इसी तरह वहाँ कितने 8 हैं जो अपने बाएं और दाएं वाले नंबर से क्या हो? जैसे मतलब 8 है, इसके पहले मान लीजिए 2 है, तो ये 4 है, तो दोनों से क्या है? डिवाइड है। तो मतलब एक संख्या हो गई कि एक एक जोड़ा है जो क्या करता है? डिवाइड करता है। अगर नहीं है, यहाँ 1 है, तो एक भी जोड़ा नहीं होगा। ठीक, ऐसे हमें देखना है। तो देखिए कहाँ कहाँ दिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7, यहाँ क्या हो जाएगा? 6, यहाँ क्या हो जाएगा? 6 के बाद क्या आएगा? 1 मिनट, यहाँ हम लिख देते हैं। एक 6 है, 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 8, एक वे 4। ठीक, तब देखते हैं। यहाँ 8 है, लेकिन 8 4 से डिवाइड है, लेकिन 6 से नहीं डिवाइड है। पहला यहीं से कैंसिल हो गया। अब देखिए कि यहाँ 8 है, तो 8 से पहले क्या है? 5 है, तो ये भी नहीं है। इसमें भी एक पहले 8 है, ये भी नहीं है। और कौन सा? ये भी 8 है, 4 है, 3 है, ये भी नहीं। एक 8 यहाँ पे है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ना ही ये है। ठीक, तो इसमें से कोई नहीं। क्या होगा? 0। 0 इज़ द राइट आंसर। 47 का क्या दिया है? बताइए 47 का कौन सा आंसर सही होगा? तो क्या आ जाएगा? 0 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आप बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 48 का दिए गए प्रश्नों में से तत्वों के मध्य संबंध दर्शाया गया और बताना। ठीक है, कथन और निष्कर्ष का है। ठीक, चलिए बताइए। ए ग्रेटर देन बी लेस देन इक्वल टू सी इक्वल टू डी लेस देन इक्वल टू ई। ठीक, तो यहाँ हम किसी के बराबर कर सकते हैं। बताइए फर्स्ट वाले में क्या कर सकते हैं? जी किसके बराबर है? एफ के बराबर है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं? जी बराबर एफ के बराबर है, लेस देन इक्वल टू क्या है? सी है ना, लेस देन इक्वल टू सी, इक्वल टू किसके बराबर है? डी ग्रेटर देन इक्वल टू ई। ये हमारा क्या बन जाएगा? फर्स्ट वाला। तो इसमें क्या दिया है? जी इज क्या है? यहाँ से यहाँ तक दिखेंगे, जी से ई तक सबका मुंह क्या है? एक ही साइड खुला है। तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट इज द सही। और सेकंड क्या होगा? ए से ए ग्रेटर देन एच। देखिए ए ग्रेटर देन एच, तो आप यहाँ वाले से जो है सी के बाद क्या लिख सकते हैं? यहाँ एफ लिख सकते हैं। एफ बराबर जी ग्रेटर देन एच। तो क्या होगा? कोई है यहाँ, हमारा इसका मुंह इधर खुल जा रहा है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा सिर्फ फर्स्ट अनुसरण करेगा, सेकंड हमारा अनुसरण नहीं करेगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। क्या कर रहा है? NAAC समिति के सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की आलोचना की। कार्रवाई क्या करेंगे आप?
विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक, कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बार तो उसको क्या करना चाहिए, मौका देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से दोनों क्या हमें स्ट्रांग पॉइंट दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए ए एंड बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, इसमें डायरेक्ट कोड दिया है। ठीक है, ई का 9 दिया है, एक्स का हैश दिया है, टी का 4 दिया है, इसी तरह से इसमें टी का देखिए 4 दिया है। तो आप देखिए टी का कितना दिया है, 4 4 सब में दिया है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है जो है मतलब ओ का कोड कितना है, देखिए ओ का हमें 5 दिया है, तो ओ 5 किसमें, सब में है। ठीक, अब मिला लीजिए। अगला जो है एल, एल का कोड कितना दिया है, एल का जो है 8 दिया है, तो 8 किसमें किसमें, तो ए भी हमारा कट गया, बचा अब 2 ना। इसमें देखिए जो जो सेम है उसको मिलाते जाइए। 9 भी सेम है, 1 भी है, तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5वां, छठा हम देखते हैं, छठा 1 2 3 4 5 छठा। ए का कोड देखिए कितना है, ए का कोड 6 है, तो 6 किस में दिया है बताइए, 6 सी में दिया, तो हमारा सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। चलिए बहुत आसान था। अब हमारे स्टैटिक्स जी के यहाँ से क्या हो गया, स्टैटिक्स फटाफट बताइए आप। जो मधुशाला किसकी रचना है, तो मधुशाला मधुबाला ये किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की है। किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, गीतांजलि के लिए कौन सा पुरस्कार पाए थे इन्होंने, नोबेल पुरस्कार जो 1913 में दिया गया था, किसको, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। जाकिर हुसैन क्या हैं, जाकिर हुसैन मतलब क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं, सरोद बजाते हैं, या तबला बजाते हैं, या बांसुरी, बताइए फटाक से। 52 का बताइए कौन सा है, तो जाकिर हुसैन जी क्या हैं, तो तबला वादक हैं। क्या है, एक तबला वादक हैं। ठीक है, सितार वादक कौन है, रविशंकर जी हैं। सरोद वादक अली अली अमजद अली खां जी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53। भू संरक्षण भू क्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है, किसके द्वारा रोका जा सकता है, पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर तो नहीं, अतिचराई से बिल्कुल नहीं, वनस्पति को हटाकर नहीं, तो वृक्षारोपण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, भूमि को क्षरण को रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए 54 बताइए। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो पणजी किसकी है, गोवा की राजधानी है। ठीक है, झारखंड की कहाँ है, रांची है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बताइए कहाँ पे है, आप लोग फटाफट, कहाँ है, शिमला है। छत्तीसगढ़ की कहाँ है, रायपुर है। ठीक, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56। माले की राजधानी है, कहाँ है, मालदीव, मालदीव की राजधानी कहाँ है, माले है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या करा है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में, 63 में, राष्ट्रपति किस आर्टिकल में, 52 में, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को बिल्कुल नहीं, मुख्य न्यायाधीश को नहीं सौंपता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, खजुराहो समूह की जो प्रसिद्ध स्मारक हैं वो हमारे एमपी में है। किस राज्य में है, तो एमपी में है। ठीक है, याद रहेगा ना सबको। चलिए पंचायतन शैली में बने हुए खजुराहो के जो समूह मंदिर हैं। ठीक है, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व एड्स दिवस, अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, चलिए अब हमारे किस चीज़ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गए करंट अफेयर के। ठीक, चलिए क्वेश्चन अगला है, उत्तर प्रदेश के राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह आयोजन कब किया गया था, मतलब क्या है, राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब, 14 से 20 अप्रैल के बीच मनाया गया था, तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, यूपी की बात आई तो बता दीजिए इसमें लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 80 हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 31 हैं। ठीक, विधानसभा की 403, राज्यसभा की, विधानसभा हो गया, विधान परिषद की कितनी है, 100 सीटें, याद रखेंगे। ठीक है, सीएम तो आप लोगों को पता है, ये राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62।
62 क्या कर रहा है, 62 कर रहा है अप्रैल 2022 में किस राज्य में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। जल मार्ग कॉन्क्लेव का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो असम। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है। ठीक है, असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है। यहीं पे क्या हुआ था, जल मार्ग कॉन्क्लेव हुआ था। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए, यहीं पे हमारा क्या है, नेशनल वाटर 1 नहीं, नेशनल वाटर 2 है, सॉरी, नेशनल वाटर 2 है। नेशनल वाटर 1 जो हमारा कहाँ से है, हमारा जो पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक है। ठीक है, सबसे बड़ा भी है। चलिए, रायसीना संवाद या डायलॉग संबंधित निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। यह वर्ष 2016 में प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। कौन सा हमारा ए 1 2 3 कौन सा सही है, जल्दी बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 33। तो यह क्या 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 7वां रायसीना संवाद का उद्घाटन किया गया। बिल्कुल सही है। ठीक है, कहाँ, दिल्ली में। ठीक, 25 से 27 के बीच, ये भी बिल्कुल बात सही है। ठीक है, अगला कह रहा है कि इसकी रायसीना संवाद की शुरुआत 2016 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, ए बी कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट एंड, एक मिनट, फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक, चलें आगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट थर्ड एंड सभी हमारे सही होंगे इसमें। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2022 में 48वें में जो है 48वें भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का क्या किया गया, आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया बताइए, भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो भोपाल, एमपी की राजधानी कहाँ है, भोपाल में। ठीक, चलिए 65 बताइए। 26-30 अप्रैल को 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये हमारे कहाँ पे, नई दिल्ली में किया गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 बताइए। क्वेश्चन नंबर 66, 67 और 68 तीनों बताइए। जो है आईआरडी परियोजना को किस प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया। 66 का बताइए, तो हमारे चंडीगढ़ द्वारा लॉन्च किया गया। 67 बताइए, अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, बताइए। तो हमारा कौन है, बिहार राज्य ने क्या किया है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 68, 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है, ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है। 68 का बताइए आप। 68 का हमारा कौन सा, गुजरात राज्य है। ठीक है, 69 बताइए, किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है, तो हमारा कौन सा, दक्षिण मध्य रेलवे। कौन सा, दक्षिण मध्य रेलवे। लास्ट क्वेश्चन आज का है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन सी है, तो हमारी कौन सी एयरलाइंस है, तो इंडिगो एयरलाइंस है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़, थोड़ा सा वीडियो लंबा है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब। वीडियो अगर लंबा हो रहा तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। मैथ और रीजनिंग की अलग से क्लास चला दी जाएगी, इसमें सिर्फ जीके और जीएस ही रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।